हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। यह अध्याय 11 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सामान्य परिचय, शुंग वंश, कर्ण वंश, हिंद यूनानी, शक, हिंद पार्थियाई या पहलव, कुषाण, कुषाण वंश, मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव, राज व्यवस्था, धार्मिक विकास, कला की गंधार और मथुरा शैली, साहित्य एवं विधा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर के बारे में, विदेशी व्यापार के बारे में, मुद्रा व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर अनेक स्थानीय शासक सत्ता में आए। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए अनेक राजवंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की और इनमें कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग इतिहास के स्रोत क्या है? तो देखिए, गार्गी संहिता, अभिलेख अयोध्या, सीके कौशाम्बी, महाभाष्य, अभिलेख विदिशा, सीके अयोध्या, दिव्यावदान, सीके अहिच्छत्र, मालविका अग्निमित्र, सीके मथुरा, हर्षचरित। इसके बाद शुंग वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। समय है 187 से 75 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की नींव डाली थी। बाण भट्ट के हर्षचरित से मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश से संबंध मानता है। कालिदास शुंगों को बैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते हैं। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाने की जानकारी देता है और यह अश्वमेघ यज्ञ पतंजलि ने संपन्न करवाए थे। किसने? पतंजलि ने। स्मिथ के अनुसार अगर बात करें तो देखिए, कलिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की पराजय का उल्लेख किया है वह शासक पुष्यमित्र शुंग ही था। महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया था, जिसकी राजधानी विदिशा थी। मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था तथा इसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। दिव्यावदान एवं आर्य मंजुश्री मूलकल्प में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है, किंतु पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत का स्तूप बनवाया था तथा सांची के स्तूप के चारों ओर चहार दीवारी का निर्माण करवाया था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। उसके याद रखिएगा, शुंग काल में जो संस्कृत भाषा है इसका पुनरुत्थान हुआ और इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद अग्निमित्र कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक हुआ। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्र का मुख्य नायक अग्निमित्र है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी वर्णित है। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अग्निमित्र के उत्तराधिकारी, अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक हुआ। उसके सिक्के पर उसका नाम जेठमित्र था। मालविका अग्निमित्र और गार्गी संहिता से एवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, जिसे पुष्यमित्र शुंग के पौत्र एवं अग्निमित्र के पुत्र ने धराशाही किया। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक हुआ, जिसकी हत्या कौशल के मूलदेव ने कर दी थी। अगला शासक वज्रमित्र हुआ। कौन? वज्रमित्र, जिसका शासन काल महत्वहीन था। वज्रमित्र का उत्तराधिकारी भागभद्र था। भागभद्र के दरबार में ग्रीक शासक एंटियल किड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था। भागवत धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने बेसनगर नामक स्थान में वसुदेव के सम्मान में एक, याद रखिएगा क्या, गरुण स्तंभ की स्थापना की, जिस पर दंभ, छाया और अप्रमाद 3 शब्द अंकित थे। दंभ का मतलब याद रखिएगा आत्मनिग्रह, छाया का मतलब त्याग और अप्रमाद का मतलब सत्कर्ता। अंतिम शुंग शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने कर दी थी और सत्ता पर अधिकार कर कर्ण वंश की स्थापना की थी। इसके बाद कर्ण वंश की शुरुआत होता है। समय है 75 से 30 ईस्वी पूर्व। वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। इस वंश में केवल 4 शासक हुए। नाम याद रखिएगा, वसुदेव,
भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इन्होंने 30 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अंतिम शासक थे सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या करके इस वंश का जो है अंत कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी जो थे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है हिंद यवन। हिंद यवन भारत आगमन कब हुआ? 190 ईस्वी पूर्व। मूल निवास स्थान बैक्टीरिया यानी अफगानिस्तान। प्रसिद्ध शासक मिनांडर। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद और एंटियालकिड्स। राजधानी या विशेष तथ्य जो है साकल, वर्तमान सियालकोट। इसके बाद दूसरा है शक या सिथियन। समय है भारत आगमन का 90 ईस्वी पूर्व। मूल निवास स्थान सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान। प्रसिद्ध शासक राजुल, नहपान, पश्चिमी भारत और रुद्रदामन। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख है। इसके बाद है पार्थियाई या पहलव। पहली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में भारत आगमन हुआ। मूल निवास स्थान पार्थिया, ईरान और प्रसिद्ध शासक मिथ्रेडेटस और गोंडोफर्निस। देखिए, बेगाम में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। बेगाम अफगानिस्तान में है। इसके बाद है कुषाण या यूची। समय है भारत आगमन का 15 ईस्वी। मूल निवास स्थान चीन और तुर्किस्तान। प्रसिद्ध शासक कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस और कनिष्क। उज्जैनी राजधानी था, वर्तमान उज्जैन। पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कितना? 124 ग्रेन के, याद रखिएगा। देखिए, जो आक्रमणकारियों का क्रम है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आक्रमणकारियों के क्रम को याद रखिएगा। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। हिंद यूनानी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंद कुश पर्वत पार किया। ये उत्तरी अफगानिस्तान में अमू दरिया यानी ऑक्सस के दक्षिण में बैक्टीरिया पर शासन करते थे। भारत का सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने, जो भारत है इस पर सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने किए। ये हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहलाते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। 165 से 145 ईस्वी पूर्व इसका समय है। वह जो है मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जानते थे। उसकी राजधानी पंजाब के साकल में यानी आधुनिक सियालकोट में थी। रुद्रदामन ने गंगा यमुना दोआब पर जो है आक्रमण किया था। यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के जो है प्रचलित किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके प्रचलित किए, क्या हुए? जिनके प्रचलित किए गए जो सिक्के हैं, इसके विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं। तो याद रखिएगा, हिंद यूनानी जो है ये भारत के पहले शासक हुए जिनके प्रचलित किए गए सिक्कों के विषय में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जो है प्रचलित किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया, जिसे याद रखिएगा हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में गंधार कला इसी का मिश्रित रूप है, गंधार कला। इसके बाद शक के बारे में देख लेते हैं। यूनानियों के बाद शक आए, जिसकी 5 शाखाएं थी, 5 ब्रांचेस था, और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शक की पहली शाखा ऊपरी दक्कन में स्थापित हुई। दूसरी शाखा पंजाब क्षेत्र से संबंधित थी, जबकि तीसरी शाखा मथुरा में और चौथी शाखा पश्चिमी भारत में। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। देखिए, शक सिथियन नाम से जाने जाते हैं। शक जो है सिथियन नाम से जो है जाने जाते हैं, और भारत में शक क्षत्रप कहलाते थे। भारत में जो शक थे ये क्षत्रप कहलाते थे। लगभग 57 से 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और उन्हें अपनी सीमा से बाहर जो है खदेड़ दिया। उसने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत उसी के नाम पर 57 ईस्वी पूर्व में शकों पर उसकी विजय से जो है आरंभ हुआ। याद रखिएगा 57 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद है रुद्रदामन। समय है 130 से 150 ईस्वी, और सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ।
सबसे अधिक विख्यात शक शासक कौन हुआ? रुद्रदामन प्रथम। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख जो स्रोत है इसका जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। याद रखिएगा। देखिए, उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग पर विस्तृत था। उसने स्वयं के कोष से काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किए। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्क शास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शासक जो शक शासक था वो रुद्र सिंह तृतीय था। तो मालवा के शकों में अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, जिसकी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके प्रथम बार मालवा क्षेत्र में जो है व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। किसमें? व्याघ्र शैली में। हिंद, पार्थियाई या पहलव, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों वंशों का एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलता है। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। यहीं से वे लोग भारत आए थे। और सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक, याद रखिएगा, गोंडोफर्निज हुआ। उसके शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। सेंट थॉमस भारत का प्रथम पार्थियन शासक माउस था, जिसका उल्लेख खरोष्टी लिपि में मोय नाम से मिलता है। माउस था प्रथम पार्थियन शासक भारत का, और इसका उल्लेख खरोष्टी लिपि में किस नाम से होता है? तो मोय। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस फर्स्ट था। समय है 171 से 130 ईस्वी पूर्व। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट है गोंडोफर्निज, 20 से 41 ईस्वी इसका समय है। गोंडोफर्निज के शासन काल का जो है एक अभिलेख तख्त ए बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्त ए बही अभिलेख में इसे गुदवहर कहा गया है। गुदवहर। फारसी में इसका नाम विंध्यफण है। क्या है? विंध्यफण है। याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो गोंडोफर्निज के शासन काल में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के आए थे। बाद में वह दक्षिण भारत चले गए तथा तमिलनाडु में उनकी सेंट यानी जो तमिलनाडु में जो सेंट थॉमस थे इनकी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आ गया था। इसके बाद कुषाण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पार्थियाइयों के पश्चात कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, और जो यूची कहलाते थे, ये कुषाण क्या कहलाते थे? यूची। तो कुषाण वंश का जो सिनॉप्सिस है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कुषाण वंश, राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा। देखिए, इसका जो प्रथम कह सकते हैं कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कटफिसेस। केवल तांबे के सिक्के इसने चलाए थे, कोई स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किया था। इसके पुत्र का नाम था बीम कटफिसेस। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसने चलवाए थे। शैव मत के अनुयायी होने के कारण सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। कनिष्क प्रथम देखिए, कनिष्क जो प्रथम था ये सबसे प्रतापी राजा और महानतम शासक था। वशिष्ठ वसकुषाण या वाजहेस्क या जुस्क, ये नाम याद रखिएगा। हुस्क है, ये हुविस्क के साथ शासन किया। किसके साथ? हुविस्क के साथ। कनिष्क द्वितीय, इसके बाद वासुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, इसके बाद वासुदेव द्वितीय। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था वासुदेव द्वितीय। याद रखिएगा। देखिए, यूची जो नाम है, कुषाणों को यूची कहा जाता था। यूची नाम एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। उनका साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के
भूभागों को जो है अपने शासन के अधीन कर लिया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। मथुरा में कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली हैं। उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। ठीक है। कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी। कुजुल कटफिसेस, समय है 15 से 65 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिसेस यानी कटफिसेस वन जो है कुजुल कटफिसेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर जो है पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिसेस यानी कटफिसेस प्रथम नामक कुषाण शासक ने आक्रमण करके पश्चिमोत्तर प्रदेश पर जो है अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के जो है सिक्के चलवाए थे। तो कुजुल कटफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के जो है ढलवाए थे तथा महाराजा धीराज की उसने उपाधि धारण की थी। इसके बाद वीम कटफिसेस, समय है 65 से 78 ईस्वी। देखिए, कुजुल कटफिसेस के मृत्यु के बाद वीम कटफिसेस, इसका पुत्र था कुजुल कटफिसेस का। वीम कटफिसेस सेकंड जिसे कहते हैं, यह सिंहासन पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाउस से ज्ञात होता है कि उसने तिएन चू की विजय की और वहां पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। इसने सोने और तांबे के जो सिक्के हैं चलवाए थे। उसके सिक्के पर एक ओर यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित है। तो जो वीम कटफिसेस का जो सिक्का है, एक ओर यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित है। इसके सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी, बैल और त्रिशूल अंकित है, जो उसके शैव धर्म में आस्था का घोतक है। उसने महेश्वर की जो है उपाधि धारण की थी। भारत में, याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? तो वीम कटफिसेस को। इसी ने भारत में स्वर्ण सिक्के को चलाने का जो है मतलब कि श्रेय प्राप्त किया था भारत में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट है कनिष्क, समय है 78 से 105 ईस्वी। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला का जो है एक मीनार बनवाया, जिसके ऊपर एक लौ छत्र भी स्थापित किया तथा उसके समीप में एक विशाल संघाराम विहार निर्मित किया गया था। संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से जो है प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस के द्वारा किया गया था। ये यवन वास्तुकार था अगिलस, इसके द्वारा जो है इसका यानी संघाराम जो है चैत्य विहार का निर्माण किया गया था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की जो है स्थापना की थी। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। इतिहास में 2 कारणों से उसका नाम प्रसिद्ध है। पहला कारण है उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण था उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण किया। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, परंतु बाद में वह विजयी हुआ। कनिष्क ने पार्श्व की सलाह पर बौद्धों की चतुर्थ संगति का जो है आयोजन कश्मीर के कुंडलवन बिहार में किया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। कनिष्क है ये कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। कनिष्क की राजसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी। इनमें पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक कनिष्क के राजसभा से संबंधित थे। कनिष्क का पुरोहित संरक्ष था। कौन था? संरक्ष। मध्य एशिया से संपर्क के जो प्रभाव हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है भवन और मृदभांड। देखिए, शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई,
पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया। खफरेल यानी टाइलों का जो है प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया। कुषाण काल का प्रयोग, जो कुषाण काल है, इसका प्रमुख जो मृद भांड है लाल बर्तन है जो सफेद और पॉलिशदार है तथा बनावट में मध्यम से उत्तम तक है। इसके अतिरिक्त फुहारों और टोटियों वाले पात्र जो है असाधारण है। इस काल की प्रमुख विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण है। इसके बाद है उत्कृष्ट अश्वारोही सेना। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई तथा लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। लगाम और जीन का। शक और कुषाण विलक्षण अश्वारोही थे। अफगानिस्तान के बेग्राम में कुषाण काल की जो है पक्की मिट्टी की घुड़सवारों की मूर्तियां मिली हैं जिनसे घुड़सवारी में उनकी गहरी रुचि प्रदर्शित होती है। वे रस्सी से एक प्रकार का जो है अंगूठा रकाब लगाते थे। वे रस्सी से एक प्रकार का अंगूठा रकाब लगाते थे जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा होती थी। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक यानी कुर्ती, पैजामा और भारी लंबे कोट चलाए। मध्य एशिया के लोगों ने यहाँ टोपी, शिरस्त्राण और बूट चलाए जिनका प्रयोग योद्धा करते थे। व्यापार एवं खेती के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जो चीन से प्रारंभ होकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। यह मार्ग पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अधीन पश्चिम एशिया में भी जाता था। तो याद रखिएगा, यह रेशम मार्ग कुषाणों की आय का जो है बड़ा स्रोत था तथा वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाही की गई चुंगी के कारण ही विशाल व समृद्ध साम्राज्य जो है स्थापित कर सके। भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। कुषाणों ने खेती को बढ़ावा दिया, कृषि को बढ़ावा दिया। कुषाण काल की विस्तृत सिंचाई के पुरातात्विक जो अवशेष है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। इसके बाद है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुषाण शासकों ने महाराजा धीराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की। शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि राजा देवता का अवतार होता है। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली जो अपने शासक को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। कुषाणों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई। साम्राज्य अनेक छत्रपियों यानी उपराज्यों में जो है विभक्त कर दिया गया तथा याद रखिएगा प्रत्येक छत्रपी जो है एक एक छत्रप के शासन में छोड़ दिया गया। कुछ अनोखी प्रथाएं प्रारंभ की गई, जैसे 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन जिसमें एक ही समय एक ही राज्य पर 2 शासकों का शासन हो सकता था। तो इस तरह से जो है मतलब कि अनोखी प्रथाएं आरंभ हुई इस समय। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। और देखिए, यूनानियों ने सेनानी शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप, ठीक है, यूनानियों ने सेनानी शासन की परिपाटी चलाई। इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे जो यूनानी भाषा में स्ट्रेटोगोस कहलाते थे। क्या कहलाते थे? स्ट्रेटोगोस। धार्मिक विकास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस था, इसने मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा यानी वर्तमान में विदिशा जिला जो है इसका मुख्यालय है। विदिशा जिले का जो मुख्यालय है विदिशा, यहाँ पे जो है ईसा पूर्व लगभग 2री सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ बनवाया गया। वासुदेव से विष्णु का बोध होता है। प्रख्यात यूनानी शासक मिनांडर बौद्ध हो गया। बौद्धाचार्य नागसेन उर्फ नागार्जुन के साथ हुआ। उसका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल के बौद्धिक इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्हों में नागसेन और मिनांडर के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। तो नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्हों, इसमें जो है नागसेन और मिनांडर के बीच जो संवाद हुआ था इसका उल्लेख है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कुषाण शासक शिव और बुध दोनों के उपासक थे। इसके बाद कुषाण मुद्राओं पर इन दोनों देवताओं के जो है चित्र मिलते हैं। बौद्ध महायान संप्रदाय का जो है उद्भव, इसके बारे में देख लेते हैं। जो बौद्ध महायान संप्रदाय है इसका उद्भव किस तरह से हुआ? तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कुंडा है, इसके मठ क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं।
तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के नियमों में सरलता आई। अब वे सोना चांदी का प्रयोग करने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे थे। बौद्ध धर्म का यह नया रूप जो है महायान कहलाया। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ होने से मूर्ति पूजा ब्राह्मण समुदायों में भी मानने लगे। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धचारी यानी प्यूरिटन संप्रदाय जो है हीनयान कहलाने लगा और कनिष्क महायान का महान संरक्षक हो गया। कला की गंधार और मथुरा शैली, इसको याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न शैलियों के प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और अन्य कारीगरों को जो है एकत्र किया। इससे कला की नई शैलियां विकसित हुई, जैसे गंधार और मथुरा शैली। मथुरा कला के सर्वप्रथम संरक्षक कुषाण थे, जबकि गंधार कला के संरक्षक शक और कुषाण दोनों थे। गंधार कला यथार्थवादी जबकि मथुरा कला आदर्शवादी है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गंधार का मध्य एशियाई और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मूर्ति कला की जो है नई शैली का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं भारत और रोम की मिश्रित शैलियों में बनाई गई। बुद्ध के बाल यूनान रोमन कला शैली में बनाए गए थे। जो बुद्ध के हेयर थे, बाल थे, वो यूनान रोमन कला शैली में जो है बनाए गए थे, याद रखिएगा। गंधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा, हालांकि यह मूलतः देसी कला का केंद्र था। ठीक है, मथुरा में बुद्ध की अद्भुत प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। सिरोहीन खड़ी मूर्ति, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम उत्कीर्ण है। मूर्ति कला की मथुरा शैली में जो है ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई तथा उसकी लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां मथुरा के बाहर भी प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर सुंदर बौद्ध गुफाएं बनाई गई। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए, जहां बुद्ध के जीवन की अनेक कथाएं पटों पर चित्रित की गई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व 2री सदी के हैं। इसके बाद साहित्य एवं विधा। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। अश्वघोष को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था। यह कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के नाम से जो है लिखी है। उसने सौंदरानंद नामक काव्य लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का जो है प्रचलन आरंभ कर दी। ठीक है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसीलिए यह यवनिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वात्स्यायन का कामसूत्र धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह रति शास्त्र या काम शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रति का विवेचन किया गया है। चरक संहिता तथा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी कला में लिखा गया। 2री सदी ईस्वी में पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। नागार्जुन कनिष्क की राजसभा में थे। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी अनेक यूनानी शब्द मिलते हैं। यूनानी शब्द होरोस्कोप संस्कृत में होरोशास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। फलित ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, इसके बाद यूनानी शब्द द्रकम भारत में द्रम हो गया। यूनानी शासकों ने ब्राह्मणी लिपि चलाई तथा अपने सिक्कों पर अनेक भारतीय रूपांक यानी मोटिफ चलाए। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं यूनानी लोग यहां से बाहर भेजते थे। चरक संहिता में उन अनगिनत वनस्पतियों के नाम हैं जिनसे रोगों की चिकित्सा के लिए दवाइयां बनाई जाती थी। रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधे पर ही निर्भर थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते हैं। इससे बनी दवा औषध कहलाती है। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल से जो है आरंभ हुआ। भारत में प्रचलित तांबे के कुषाण कालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थे। इसी प्रकार कह सकते हैं कि भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए वे जो है रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थी। सन 2728 में रोमन सम्राट
ऑगस्टस और सन 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्रोजन के दरबार में भारत में जो है भारत से राजदूत भेजे गए थे। तो 27 से 28 में सन 27-28 में रोमन सम्राट ऑगस्टस और सन 110-120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्रोजन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए थे। इस काल में शीशे के काम पर विदेशी तकनीकी और तरीकों का विशेष रूप से जो है प्रभाव पड़ा। इसके बाद मौर्योत्तर युग, इसमें शिल्प, व्यापार और नगर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नियोजन, शकों, कुषाणों और सातवाहनों तथा प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प व वाणिज्य के इतिहास में चरमोत्कर्ष का काल था। दीर्घ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। महावस्तु में राजगीर में होने वाले 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। मिलिंद पनहो या मिलिंद प्रश्न में 75 व्यवसायों का वर्णन है। तेलंगाना स्थित करीमनगर के एक गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोलों में रहते थे। सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम वाले जो 8 शिल्प थे। तो सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। लोहा बनाने के तकनीकी ज्ञान में उत्तम प्रगति हुई। अनेक उत्खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प की वस्तुएं अधिक संख्या में जो है प्राप्त हुई है। करीमनगर और नालगोंडा जिलों में हथियारों के अतिरिक्त तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े, कुल्हाड़ियां, हंसिया, फाल, उस्तरा और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं मिली हैं। कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और अस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के जो कह सकते हैं कि निर्माण में प्रगति हुई। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गया था। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपांतवर्ती उरैयूर में ईंटों का बना रंगाई का हौज प्राप्त हुआ है और इसके अतिरिक्त अरिकमेडु में भी इस प्रकार के हौज मिले हैं। इन क्षेत्रों में करघे पर कपड़ा बुनने का व्यवसाय अधिक जो है प्रचलित था। ठीक है। विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथीदांत का नाम उल्लेखनीय है। सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी तथा यह सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे और पोटीन के विभिन्न प्रकार के सिक्के बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा की सुंदर मूर्तियां भी बनती थी जो विशाल मात्रा में पाई गई हैं। ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों में पाए गए हैं। मूर्तियां अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए बनती थीं। शिल्पी जो है आपस में संगठित होते थे तथा उनके संगठन का नाम श्रेणी था। इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां प्रचलित थीं। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के मध्य फलता फूलता व्यापार था। तो इस काल के सबसे बड़ी जो है आर्थिक प्रक्रिया है भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच जो है फलता फूलता व्यापार। और आरंभ में यह व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था, परंतु ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा था। ईसा की प्रथम सदी के आरंभ के आसपास मानसून के रहस्य का पता लग गया, जिसके कारण अब नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिमी तटों तक की यात्रा अत्यधिक कम समय में तय कर सकते थे। तो मानसून के रहस्य का पता लगने से नाविक जो है अरब सागर के पूर्वी तट से उसके पश्चिमी तट तक की जो यात्रा है वो सबसे कम समय में तय करने लगे थे। इसके बाद विदेशी व्यापार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रोमनों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से से व्यापार आरंभ किया, इसीलिए उनके सबसे पहले के सिक्के जो है तमिल राज्यों में मिले हैं। रोम के लोग हैं मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिनके लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। वे मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रत्न और माणिक्य का आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, विशेषकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मोती, हाथीदांत, रत्न और पशु की गिनती विलासिता की वस्तुओं में की जाती थी। तो विलासिता की जो वस्तुओं हैं इनमें जो शामिल होता था विलासिता की जो वस्तुएं, ये है मोती, हाथीदांत, रत्न और पशु। इनको विलासिता के वस्तु में शामिल किया गया था। भारत से सीधे भेजे जाने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ वस्तुएं जो है चीन, मध्य एशिया से भारत आती और फिर रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोमन के लोग भारत को शराब के 2 हत्थे, कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र जो है भेजते थे। ये वस्तुएं पश्चिम बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट
अरिकमेडु और दक्षिण भारत के कई अन्य स्थानों से खुदाई में मिली है। रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण रोमन सिक्के हैं जो प्राय सोने और चांदी के बने हुए हैं। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में दुख प्रकट किया है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के साथ व्यापार कर रोम जो है अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है और पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही एवन प्रिय पड़ गया। तो याद रखिएगा, रोमन लेखक जो प्लिनी है, इन्होंने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में दुख प्रकट किया। क्या दुख प्रकट किया? कि भारत के साथ व्यापार कर रोम जो है अपना स्वर्ण भंडार जो है लुटाता जा रहा है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप में पाए गए रोमन सिक्के और पात्रों की बहुतायत में जो है इसके संदेह नहीं रह जाता है, बहुतायत से इससे संदेह नहीं रह जाता है कि रोम के साथ व्यापार में भारत जो है लाभ की स्थिति में था। तो भारतीय जो प्रायद्वीप है, यहाँ पे पाए गए रोमन सिक्के और पात्रों की बहुतायता से यह संदेह जो है खत्म हो जाता है, नहीं रह जाता है कि रोम के जो साथ व्यापार हुआ था, भारत जो है इस व्यापार से लाभ की स्थिति में ज्यादा था। अंततोगत्वा रोम को भारत के साथ गोल मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार बंद करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद मुद्रा अर्थव्यवस्था। ये कुषाण संभवतः जो है मध्य एशिया से सोना प्राप्त करते थे। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया जो गुप्तों के शासनकाल में अधिक प्रचलित हुआ। स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता होगा। ये लेन देन सीसे, पोटीन या तांबे के सिक्के से चलते थे। आंध्रों ने दक्कन में सीसे और पोटीन के सिक्के बड़ी संख्या में जो है जारी किए। शहरी बस्तियां, बिहार के अनेक जो है पूरा स्थल जैसे चिरांद, सोनपुर और बक्सर आदि तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक पूरा स्थल खैराडीह एवं मासून कुषाण काल में समृद्ध थे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर, सोगौरा, भीटा और कौशाम्बी तथा उसके पश्चिमी जिलों में अतरंजी खेड़ा और कई अन्य स्थल कुषाण काल में उन्नति पर थे या उन्नति कर रहे थे। कुषाण काल के अन्य बताए गए जो भौतिक अवशेष हैं, इनसे प्रतीत होता है कि नगरीकरण जो है उत्कर्ष पर पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी था। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि यहां से गोमेद यानी अगेट और इंद्रगोप यानी कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था। उत्खननों से ज्ञात होता है कि यहाँ 200 ईस्वी पूर्व के बाद मणि या मनके बनाने के लिए गोमेद, इंद्रगोप और सूर्यकांत यानी जैस्पर रत्नों का जो है काम बड़े पैमाने पर होता था। सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में तगर, पैठन, धानकटक, अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु और कावेरीपट्टनम समृद्ध नगर थे। कुषाण और सातवाहन साम्राज्य में नगरों की उन्नति इसलिए हुई क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था। भारत में अधिकतर कुषाण नगर मथुरा से तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरापथ पर पड़ते थे। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था निम्न में से कौन था? तो डेरियस प्रथम था। सेकंड प्रश्न, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, किस समय हुआ था? तो इसका सही जवाब है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक सन 78 ईस्वी में हुआ, यानी डी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? अशोक द्वितीय किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को अशोक द्वितीय के रूप में जाना जाता है। फोर नंबर है, कनिष्क की राजधानी कहां थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पांचवा, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। 6 नंबर, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। 7 नंबर, निम्नलिखित में से चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चरक बताइए किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था?
बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला को। प्रश्न संख्या 10, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो है अपडेट दिया गया है, ठीक है। और हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जो है वहां पे जो है इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में बोडो यानी बुद्ध अंक किया था? बुद्ध का अंकन किया था। तो बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में बोडो अंकन किया था, बताइए किस शासक ने? तो कनिष्क ने। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो है श्रेय दिया जाता है? किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो वीम कटफिसेस को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो पान चाउ ने। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, गंधार कला का जो संबंध है वह आपका बताइए किस व्यक्ति से? गंधार कला कुषाण। इसके बाद जो आपका जूनागढ़ शिलालेख है इसका संबंध है रुद्रदामन प्रथम। मिलिंद पनहो, इसका सही जवाब हो जाएगा मिनांडर, इसको कहते थे। और तक्ष शिलालेख जो है इसका संबंध जो है पतिक, यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सातवाहन युग के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।